हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज अपने 7 जुलाई नहीं है 7 फरवरी था ये, ठीक है, गलती से लिखा गया। थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये, तो अपने इसको करते हैं आज। तो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसको आपने इन्जॉय किया होगा, अच्छा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए करिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों। आकाश एक कार्य को 74 डेज में कर सकता है, विशाल उसी कार्य को 37 दिन में करता है। ये 74 दिन में, विशाल कितने दिन में, 37 दिन में। आपको इनका क्या मानना है, टोटल वर्क कितना आएगा 74, जो दिन दोनों का एलसीएम हो, ठीक है। 74 एकम 74, 37 दुआ 74। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 74 ही आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आकाश अकेले काम शुरुआत करता है, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाए। अब बताओ एक बात, यहाँ से आपने ये लाइन बनाई, आपको पता चल गया कि जो आकाश है ये पूरे जितने दिन काम चला है उतने दिन काम किए हैं। तो बताओ एक दिन में ये एक लड्डू खाता है, तो शुरू से लास्ट तक इसने लड्डू खाए हैं, कितने लड्डू खा गया होगा। आप बोलोगे सर ये डेली एक खाता है, लास्ट तक गया हो तो पक्के 40 खा गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 40 दिन में आकाश 40 इंटू 1 तो कितने लड्डू खा गया, 40 लड्डू खा गया, ठीक है। यहाँ भी आकाश था, यहाँ पर मान लो विवेक इसके साथ विशाल आ गया है, यहाँ पर आकाश और विशाल दोनों है। तो मैंने आकाश आकाश के निकाल लिए, कितने 40, तो 74 में से 40 इसने खाए हैं, तो कितने बच गए 34। अब ये 34 किसने खाए होंगे, यहाँ से यहाँ तक विशाल ने खाए होंगे। देखो 34 लड्डू खाने का काम करना है, डेली के 2 लड्डू खाता है, कितने दिन में खा जाएगा। आप बोलोगे सर 17 दिन में खा जाएगा। सर्दी में आपके अब तो बने होंगे ना, लड्डू बना रखे होंगे, आपको अब अंदाजा जल्दी हो जाएगा कि अपने कितने लड्डू डेली खाएंगे, कितने दिन हो जाएंगे, जैसे आपके घर पे बने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने 17 दिन काम किया है, और टोटल काम कितने दिन चला था, यहाँ से यहाँ तक 40 दिन। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 40 दिन काम है, इसने दिया हुआ है। तो 17 दिन काम किया तो कितने दिन बाद आया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 23 दिन बाद आएगा। 40 माइनस 17 कर दो, इसका आंसर आ गया 23 दिन बाद इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को लगाया, ठीक है। 50 दिनों में सिर्फ 1/4 काम हुआ। देखो M1D1 अपॉन क्या होता है W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन होता है W2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा MDS वाला। पूरे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की नियोजित करने की आवश्यकता है। दोस्तों देखो इसने क्या किया, 200 मजदूर लगाए, ठीक है, और उन्होंने 50 दिन तक काम किया। तो 50 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया, तो 1/4 इसका मतलब 1/4 काम कर दिया। ये काम नीचे आता है ना, ये नीचे लिख लिया बराबर। अब ये कहता है कि कितने मजदूर और लगाए जाए, आपको नहीं पता 200 में कितने ऐड करें, तो आप x को x मान लो, 200 प्लस x लिख लो या x लिख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटू में कितने दिन बच गए, 150 दिन तक काम करना था, 150 दिन में कार्य पूरा करना है, तो 50 दिन तो आपने कर दिया, कितने बच गए 100 दिन। और काम कितना बचा हुआ है, 1/4 कर दिया तो 3/4 बचा हुआ है टोटल काम में से। बात समझ आई क्या। अब इसको काटो, 100 से काटो, इसको 2 बार जाएगा, ठीक है। ये देखो 4, ये 4 कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाके यहाँ गुणा होगा, इधर ये 4 गुणा होगा, तो 4 दोनों तरफ से कट जाएगा। अब क्या बच गया, 50 दूनी 100, 100 को ये इधर जाके गुणा होगा, 3 होगा ना इधर जाके, तो 300 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 300। बताओ पहले 200 थे, अब 300 हो गए मजदूर, अब कितने हो गए, कितने बढ़ गए, तो 2 से 100 बढ़ गए, तो 100 और लगाने की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति एक कार में 30 किलोमीटर की स्पीड से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 40 की स्पीड से 360 किलोमीटर, फिर अंत में 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर यात्रा करके गंतव्य तक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। दोस्तों एवरेज स्पीड आपके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 450, 360, 400 और 300 700, 60 और 50 110, 700 810 होगी, 810 और ये 150 होगी, कितनी होगी 860 960 किलोमीटर होगी। इस प्रकार डायरेक्ट जोड़ना है आपको। अगर आप इस प्रकार लिखने बैठ गए 360 450 तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ से 0 0 इस प्रकार करके जोड़ लेना। यहाँ से 40 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से 450,
नीचे देखो टाइम आना है, क्या टाइम दिया है? क्या नहीं दिया, आपको दिया है दोस्तों दूरी और चाल। तो इससे आप टाइम निकालना है। तो पहले वाले का टाइम कितना आएगा, 30 की स्पीड से 450 किलोमीटर गया, तो 30 का डिवाइड करेंगे ना, दूरी बटे चाल समय आता है, तो कितने घंटे आ गया, 15। इसी प्रकार 40 की स्पीड से ये गया तो कितने घंटे लगेंगे, 4 नीम 36। देखो 40 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 घंटे आएगा। नीचे इसमें देखो 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कवर करेगा। तो 960 बटे में 15 और 9 24 और 3 27, 3 से काटा तो 320, 3 से काटा तो 9, 320 बटे 9 आ गया। देखो आंसर कौन सा है, ये रहा, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है। रानी घर से 30 की स्पीड से स्कूल जाती है और 20 की स्पीड से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको बताया है कि इसमें आपको 8 किलोमीटर इसने दे दी, लेकिन ये 8 किलोमीटर ना भी दे तो आप इसकी एवरेज स्पीड ज्ञात कर सकते हो। कैसे, स्कूल से ये घर गई है, आपने घर लिख लिया, इसे होम लिख लो या घर लिख लो, ठीक है, स्कूल से। तो इनके बीच की दूरी निश्चित है, मतलब कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया 2xy अपॉन में x प्लस वाई, एवरेज स्पीड का क्या आएगा दोस्तों, 2 × 30 × 20 बटे में क्या आएगा, 30 और 20 को जोड़ना है तो 50 आ जाएगा। 0 से 0, 5 छिका 30, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो आंसर कितना आ गया, 24 की इसकी एवरेज स्पीड आ गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। यदि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये कितना होता है, 2πr h + r, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये कितना दिया है आपको, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr h। अब आपको यहां से थोड़ा दिमाग लगाना होगा, यहां से गुणा करो, 2πr h प्लस का 2πr स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 1100। अब देखो इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये तो आपको ज्ञात ही करना है ना, यही तो पूछा है आपको। तो इसको छोड़ दो ऐसा कैसा, 2πr h, या कर्व सरफेस एरिया ऐसे लिख दो। ये है, इधर जाके माइनस कर दो, 1100 माइनस का 2πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो 7 7 49, इसको काटो कितना आ गया, 7, 7 दूनी 14, 14 को 22 से करो, 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो कितना आ गया, 308। 1100 में से 308 माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों, 1100 में से 300 गया 800, 800 में से 8 और घटाना है तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ है, ये रहा। ठीक है ना, इस प्रकार थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है। चलिए नेक्स्ट पे। एक इंजन की परिधि 3 से 3/4 मीटर है दोस्तों, 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। यह ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो एक पहिया है, एक चक्कर में 2πr कवर करता है, एक चक्कर में कितनी करता है, 2πr दूरी कवर करता है। तो इसको देखो ये क्या हो गया, 3 से 3/4 या 4 3 12 और 3 15/4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने में, देखो परिधि बोला है, इसका मतलब एक चक्कर लगा रहा है, एक साइकिल, आप साइकिल लिख दो, एक साइकिल में इतनी दूरी तय करता है। बात समझ आ गई क्या, मैं इसको यहां से काट के यहां लिख देता हूं, आप ये बात समझ गए होंगे क्या, कि सर एक चक्कर में दूरी कितनी, 15/4 मीटर तय करता है। ठीक है, अब यहां से देखो 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, तो बताओ 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता होगा, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर लगाता है ये कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब आपको कितने टाइम में चाहिए, इसने बोला है 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये तो 1 सेकंड है, 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, आप बोलोगे सर 2 घंटे है तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट, 60 से गुणा कर दिया, फिर मिनट आएगी, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे फिर 60 से करेंगे, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 60 की स्क्वायर 3600, 3600 को 2 से करेंगे 7200 सेकंड आ गई, है ना। ये कितना गुना हो गया, 7200, तो ये भी 7200 गुना हो जाएगा, तो 72 दूना 144, तो 14400 चक्कर हो गए। बात समझ आ गई क्या, 7200 सेकंड में इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर एक चक्कर में इतनी दूरी है, तो इतने चक्कर में कितनी दूरी होगी, देखो एक चक्कर में इतनी दूरी, 14400 चक्कर में कितनी दूरी हो जाएगी,
तो 14,400 इंटू में कितने हो जाएगा 15/4। अब ये देखो ये तो मीटर में था, आप इसको किलोमीटर में पूछे, देखो ये रहा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो ना यहाँ, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दिया 15, 5 दुआ 10, 4 दूनी ये 8 बनेगा, 8 से इसको काटो कितना आ गया 18, 18 ठीक 144 होते ना, 18 तिया 54 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया 2 नंबर। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, स्लिंग बैग पर 10% की छूट थी। म्यूरी ने एक स्लिंग बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त की। 2565 रुपये का भुगतान किया उसने। स्लिंग बैग का मूल्य टैग क्या था? इसका मतलब इसने पूछा है उस पर MRP क्या था। प्रिंट रेट होता है ना, आपने बोलते प्रिंट रेट क्या है, उस पर छूट दी है, तो मैंने लिखा प्रिंट रेट मतलब MRP कितना है, इस पर इसने 10% की छूट दी, तो 9/10 रुपये में खरीदता ये। फिर इसको नगद भुगतान करने पर 5% की छूट और दे दी, तो 5% की छूट दे दी तो 95 या 19/20 लिख दूं क्या? 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पर 1 की छूट दी है तो 20 से 19 में हो जाएगा ना, बेचेगा। मूल्य कितना दे दिया 2565, यहां से इसको काटो, 19 एकम 19, 6 66, 19 दिया 57 और 19 5 95, इसको 9 से काटो, 9 से काटोगी 15, 15 ये देखो 20 इंटू 200 मतलब 100, 10 कितना हो गया 200, इधर जाके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 200 3000। तो ये आंसर आ गया इसका। बाकी आप इसको अगर आपकी स्पीड है, आपने समझ लिया इसको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2565 रुपये जो भी कीमत है, ये इसको 9 रुपये की चीज को 10 में बेचेगा, 9 की चीज थी, फिर एक छूट और दी थी, ये 19 की वैल्यू थी तो ये 20 की निकाल लो, है ना, इस प्रकार। तो इससे आप निकाल सकते हो, चीज तो सेम ही है, यहां से करोगे तो कितना आएगा 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, ये हो गया 2 और ये 3, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया आपने, तो अनुपात इनका क्या हो गया दोस्तों 8:11। देखो जब भी यहां देखो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है और यहां भी 8 जोड़ा है, ठीक है, लेकिन बताओ 2 से 8 होने में कितना जुड़ा है 6, 3 से 11 होने में कितना जुड़ा है 8, लेकिन ये तो कह रहे हैं सेम जुड़ा 8 यहाँ 8 यहाँ, तो यहाँ तो 6 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं 8, सेम नहीं है, तो आपको सेम बनाना पड़ता है। कैसे? इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस कितना है 3, इस 3 का डिफरेंस है इस वाले अनुपात से गुणा कर दो, इसका डिफरेंस है इस अनुपात से गुणा कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, 3 तिया 9 और ये 8 एकम 8 और 11 एकम 11। अब देखो 9 से कितना हो रहा है 11, 6 से कितना हो रहा है 8, मतलब 2 बड़ा, और इसने कितना बोला 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 छिका 24, 4 9 में 36, कौन सा आंसर आएगा? पहले वाला आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। 5, देखो जब भी आपके पास ऐसे हो लगातार संख्याएं हो, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला होता है कर लेते हैं, लेकिन ये लगातार नहीं है, तो इसको तो आपको वर्बली करना पड़ेगा इस प्रकार। 5 की स्क्वायर 25, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 12 की स्क्वायर 144, 15 की स्क्वायर 225 और 16 की स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 16 20 25 का 5, 2 5 7 और 2 9 13 21 27 29, 2 6 7 795, तो टोटल हो गया 795। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी संख्या होगी। डिवाइड करो, 6 एकम 6, 1 9, 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12, 132 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही आंसर है, ये रहा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको कैलकुलेशन करवानी थी, वो इसने करवा ली। समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 32 की दर से बेचा। देखो एक तो है सीपी, एक है एसपी। अगर आपको ये बोल दे कि एक खिलौने की कीमत इतनी है, एक की इतनी है, इतने को खरीद में एक खिलौने को इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेचा, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी बराबर कर ली। कैसे? एक खिलौने का क्रय मूल्य पता है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य पता है, तो आप उससे लाभ या हानि निकाल सकते हो। यहां देखो ये कहता है कि प्रत्येक को 32 में बेचा, आपने 32 रुपये एक का लिख लिया। यहां तो दर्जन दिया 372 की, इसका मतलब 372 रुपये में इसने 12 खिलौने खरीदे हैं, तो एक खिलौना कितना आ जाएगा 12 3 36, 12 एकम 12, तो ये आ गया 31।
इसका मतलब हुआ 31 रुपये में खरीद कर 1 किलो ना 32 में बेचा है, तो 1 का लाभ हुआ 31 पर, गुणा में 100, तो ये 100 गुना हो जाएगा। कितना आएगा? 31 दिया 93, 7 बचेगा 70, 31 गुना 62, 3.2% का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पे। सुरेश ने अपने मोबाइल को 10% के लाभ पर बेचा, तो ये 110% की वैल्यू होगी, आपको 100% की निकालनी थी। तो 11 दूना 22, 11 7 77, 27 कौन सा आ रहा है? 27,000 ये आ गया। ठीक है, जीरो का अपने आप कोई मतलब नहीं रहा इसमें। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 है और 4,000 में बेचा, तो 5 की चीज को 4 में बेचा, 1 की छूट दे दी, किस पर? 5 पर, गुणा में 100, तो कितने % की छूट आ गई? 20% की। लेकिन आपको पूछा है रुपयों में छूट, यार इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। 5,000 की चीज 4,000 में दे दी, कितनी छूट मिली है? 1,000 रुपये की बस। अगर परसेंटेज में निकालना होता तो ये चीजें करनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट पे। 12 और 16 के महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और LCM का योग ज्ञात करना है। देखो 12 और 16 का HCF कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। 12 और 16 का LCM कितना आएगा? जो भी बड़ी संख्या हो, जैसे 12 और 16 है, जो भी बड़ी संख्या हो इसका टेबल पढ़ो। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। देखो 12 का भाग 32 में जा रहा है, नहीं तो ये नहीं होगा। 12 का भाग 48 में जा रहा है, तो ये होगा, मतलब ये इसका LCM हो जाएगा। ये LCM लिख दो। 48 और 12 कितने हो गए? 52। इनका योग ही पूछा था ना, ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे। यदि P और Q एक संख्या 728 PQ की 2 एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो P इंटू Q बराबर बताओ, तो 0 आएगा। देखते ही आंसर। आपने 80 से डिवाइड किया, विभाज्य है, इसका मतलब 728 P और Q है। ये 80 से इसने बोला डिविजिबल है, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। 0 से 0 कटेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होगी, तो P की वैल्यू कुछ भी हो, Q की वैल्यू 0 है, तो मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना? चलिए नेक्स्ट पे। 24 और 12 का तृतीय अनुपाती, 24 12 तृतीय x मानते हैं, इसको इससे अटैच करते हैं, इसको इससे अटैच करते हैं, तो वैसे आपको पता है b² अपॉन क्या करते हैं? a करते हैं अपने, ये x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो 12 इंटू 12 बटे 24, इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 6, तो आंसर आ गया 6। बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, ठीक है, तो राशि ज्ञात करनी है। आपको डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला बताया था, अंतर बराबर डिफरेंस बराबर, या अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? मूलधन इंटू R बटे 100 इंटू R बटे 100 इंटू क्या होता है? 300 प्लस R बटे 100। ये कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहां से डिफरेंस रखो 61.6 इक्वल टू P इंटू में 8 बटे 100 इंटू में 8 बटे 100 इंटू में कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा, बटे कितना आ गया? 100। देखो अब काट दो इसको, 308 को डबल करोगे तो 2 बार जाएगा, इसका पॉइंट मैंने नीचे लगा दिया टाके। ठीक है, अब इसको 2 से काटो 4 बार, 4 से काटा 25, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, फिर इसको काटो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, ये 0 इससे कट जाएगी, तो P की वैल्यू देखो ये गुना हो जाएंगे, तीनों के तीनों इधर चले जाएंगे। 25 का स्क्वायर 625 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 625 को 5 से गुणा करना है, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 31 25 बार आंसर आ जाएगा इसका, बस। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, इसके आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? 9,90,000 है क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,90,000 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? देखो दोस्तों, जब भी एक बार 10% की वृद्धि और एक 10% की कमी हो, तो अपने ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं इसका, कितना आता है? ये तो 10 10 कट जाता है, आगे क्या आता है? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से 10 इंटू 10 बटे 100 आए, तो 1% की क्या आएगी? कमी आएगी ना, हमेशा बताया ना। तो 1% की कमी होगी, इसका मतलब ये 99% की वैल्यू है, 99 की, गुणा में 100% की निकालनी है। 99 से 99 कट गया तो क्या आएगा? सारी की सारी 1 के साथ 0, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा।
अगर आपको इस प्रकार करना है कि 10 की वृद्धि हुई है 11 होगी, 10 की वृद्धि हुई है 9 होगी, दूसरी बात में कमी हुई ना, ये हो गया 100, तो ये कितनी बचेगी 99। देखो 99 की वैल्यू दे रखी है 9,90,000, ठीक है। आपको इसकी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी इस प्रकार आप निकाल सकते हो। उसको दो तरीका है, दोनों से कर सकते हो। चीनी की कीमत में 5% की कमी आई है, तो चीनी की कीमत में प्राइस में क्या आई है, कमी आई है। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह ही रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब आपको खर्चा सेम रखना है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/C, मतलब इनका रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। चीनी की कीमत में आपने क्या किया दोस्तों, 5% की कमी, इसका मतलब हो गया 1/20। 20 पर 1 की कमी, इसका मतलब 20 की चीज को 19 में। तो आपको कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, 19 से 20 बताया ना। जब भी खर्चा सेम रखना हो, देखो इसको गुणा करोगे तो 19 दूना 38, 380 आएगा, इसको भी 380 आएगा। तो खर्चा देखो इसने कहा कि सेम रखना है। कोई परिवार अपना खर्चे पहले की तरह रखना चाहता है, मतलब खर्चा सेम, जितना पहले खर्च करता था उतना ही अब। तो उसको कितनी खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो देखो 19 किलो पहले खरीदता था, खर्च करता था मतलब, है ना, अब 20 किलो कर रहा है, कितनी वृद्धि कर रहा है, 1 की। किससे, 19 किलो से। गुणा में क्या आ जाएगा 100%, 19 5 95, 5 से 5/19% इसका आंसर आ जाएगा। इतनी वृद्धि इसको करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री होता है, रात में गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रतिशत कमी बतानी है। 34 से कितना हो गया, देखो 34 डिग्री था, ये 8 डिग्री हो गया, कितनी कमी होगी इससे, आप बोलो सर 26 की कमी होगी। किससे कमी हुई है, 34 से। गुणा में 100%। अब इसको काटो तो 1300 आ जाएगा 17, तो 17 7 119, तो 7 वाला ऑप्शन 1 है कि 2 है, ये 1 की ऑप्शन, ये आंसर आ गया इसका, है ना। आपको वहां पर दिखाना नहीं है कि सर हम ऐसे ऐसे शानदार देखो लिख रहे हैं, है ना। एक अंक से आंसर आ रहा है तो आप वहीं लगा के आगे बढ़ जाओ, बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 21 और 7√7 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 7√7, तो 7√7 इंटू 7√7। ऊंचाई कितनी है 21, तो 21 लगा दो। यहां से काटो, देखो 7 से 1 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 7 21 कट गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बच गया। देखो √7 एक साथ बन गया, एक साथ ये बच गया, एक साथ ये बच गया, तो 343 को 22 से गुणा करना है, तो 22 दिया 66, इकाई अंक 6 देखो कहां पर है, ये आंसर आ गया। बहुत सारे सवाल होते हैं जो इकाई अंक से हो जाते हैं, या आपने पहले अंक का भाग दिया उसी से आपका आंसर आ गया, जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान देना है। इतना टाइम बचाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का पेपर अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको जो भी सीरीज अपनी चल रही है वो कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, या कोई चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के या मेरे को बता सकते हैं। तो मैं आपको आगे इसमें जो भी चीज़ होगी वो अपनी सुधार करेंगे, और जो भी चीज़ और होगी बताने वाली आप कहोगे सर ये बताओ, तो वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।